बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा चौधरी और आप हमें यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं। और पाकिस्तान की सियासत की कुछ गर्मा गर्म खबरें और बड़ी तब्दीलियां हम देख रहे हैं। कभी कहा जाता है ये कंपनी नहीं चलेगी, हार्ड स्टेट के बारे में बड़े फार्मूले हमें बताए गए, हाइब्रिड निजाम की बड़ी तारीफें हमने सुनी और कुछ नए सूबों की बातें भी अब हम सुन रहे हैं। और कहा जा रहा है हमें सिस्टम के जो बेनिफिशरीज हैं वो ये खुद बता रहे हैं कि सिस्टम कलेप्स कर चुका है। और क्या वाकई इनकी अपनी नाअहलियत है कि ये सिस्टम किस तरह से कलेप्स कर गया। आज के प्रोग्राम में इस पे हम बात करेंगे कुछ हुकूमत के खिलाफ कोई मुश्तरका तहरीक होने जा रही है या नहीं। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे बहुत ही प्यारे भाई असदुल्ला खान साहब, 92 न्यूज से वाबस्ता है। आपको वेलकम कहते हैं असद, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आसमा, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये मोहसिन नकवी साहब की बात सुन के आपको कुछ हैरानगी हुई? मैंने तो देखा इनको चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब, आपने देखा पीसीबी के चेयरमैन भी रहे, बहुत कुछ ओहदे मिले हैं इनको, सब कुछ लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सिस्टम कलेप्स कर गया। आपको वाकई लगता है ये इनकी अपनी नाअहली है या जो लेकर आए हैं उनकी नाअहली है? देखें, ये जो आज इंकशाफ हो रहा है, इसके बारे में हमें हमें तो पहले दिन से ही कोई शक नहीं था। यानी अवाम ने तो 8 फरवरी 2024 को जब वोट किया था, तो उन्होंने तो उसी वक्त कह दिया था कि ये हम इन्हें वोट ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है कि हमने पहले भी 3 मरतबा इनको हुकूमत दी थी, इन्होंने हम्म। परफॉर्म नहीं किया, इन्होंने गुड गवर्नेंस नहीं दी, तो हम इस दफा इनको वोट नहीं करेंगे, हम किसी हम्म। और को वोट करेंगे। लोगों ने किसी और को वोट किया, लेकिन निकल इनके नाम पे कुर्रा आया। तो देखिए, हम्म। लोगों को तो पहले भी कोई कंफ्यूजन नहीं थी, लोगों का माइंड तो 8 तारीख को भी क्लियर था। ये कंफ्यूजन तो मोहसिन नकवी साहब को थी ना। मोहसिन नकवी साहब को उस वक्त लगता था कि नहीं, ये वाला सेटअप चलेगा अब, और यही सेटअप परफॉर्म करेगा, हम करवाएंगे परफॉर्म। लेकिन आज मोहसिन नकवी साहब को पता चला कि ये सिस्टम तो बैठ गया है, ये कोलैप्स कर गया है। तो ये हैरानी अगर हुई है तो ये मोहसिन नकवी साहब को हुई है, ये हैरानी आवाम को नहीं हुई जिन्होंने 8 फरवरी को वोट दिया था, उनका तो बिल्कुल क्लियर था माइंड। तो देखिए, ये कंपनी तो चलनी ही नहीं थी। उसकी वजह यह है कि आप जब भी अवाम की मंशा के खिलाफ जाते हैं ना, तो उस हुकूमत के किसी भी अमल को अवाम की तायद हासिल नहीं होती। और जब हम्म। अवाम की तायद हासिल नहीं होती तो फिर क्या होता है? उसके नतीजे में एक बेचैनी रहती है सोसाइटी के अंदर, एक अफरा तफरी रहती है, उसकी वजह से एक अनरेस्ट सा रहता है। और लोगों ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को कबूल ही नहीं किया। तो जब हम्म। कबूल ही नहीं किया तो वो इस हुकूमत के साथ ही खड़े नहीं हुए हैं, इसलिए ये जो भी काम करेंगे अव्वल तो कर ही नहीं रहे। जी जी। जो गुड गवर्नेंस तो हुई नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं, डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस का मसला है। तो जब जी। इन्होंने किया ही नहीं है, परफॉर्म ही नहीं कर सके, तो फिर इसको जबरदस्ती चलाते रहना, इस शादी को जबरदस्ती से चलाते रहना, इससे क्या हासिल होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो जो 2 साल बाद होना है वो आज हो जाए, शायद आप अपनी वापस बेहतरी की तरफ चले जाएं। बेहतरी की, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश कैसे हो सकती है? वजीर आजम खामोश हैं इस सारे सीन में। मैंने उन्हें अभी तक नहीं बोलते सुना, देखते सुना। राना सनाउल्लाह साहब आज खासे गरजे बरसे हैं और उन्होंने ये भी कह दिया कि जी बरखुरदार हैं, एक बरखुरदार कुछ कहते हैं और दूसरे बरखुरदार मोहसिन नकवी को इशारा कर रहे हो, बिलावल भुट्टो को, कि वो कुछ बातें करते हैं और 18-18 घंटे प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा काम करती हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि फिर आपको शिकायत किससे है? तो आप क्या देख रहे हैं? वजीर आजम बिल्कुल खामोश है, एक कैबिनेट का मेंबर खड़े होकर उनको क्या कुछ नहीं कह रहा, तो खामोशी बेबसी है, आपको लगता है क्या? देखें, वजीर आजम साहब को पता है कि जो मोहसिन नकवी कह रहे हैं वो मोहसिन नकवी नहीं कह रहे हैं। मोहसिन हम्म। नकवी साहब जो बोल रहे हैं वो उनके अंदर कुछ और कोई और बोल रहा है, मैं नहीं बोल दी, मेरा यार बोल रहा। यार वो तो मोहसिन नकवी साहब को जवाब देने का मतलब है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपने मोहसिनों को जवाब दे रहे हैं। हम्म। शहबाज शरीफ साहब की को जानते हैं कि 70 से 170 सीटें की गई हैं, और जिन्होंने की हैं वो शहबाज शरीफ के मोहसिन हैं। बिल्कुल। 4 साल से शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं जो डिजर्व ही नहीं करते थे। बिल्कुल। 17 सीटों वाला 170 सीटों पर कन्वर्ट करके फिर 224 सीटों पर 2/3 अक्सरियत उसको दिलवा दी गई। जैसे हुआ, आइन कानून का बेड़ा गर्क करके हुआ, सारा कुछ तोड़ मोड़ के हुआ। तो शहबाज शरीफ साहब की तो आंखें झुकी हुई हैं, वो सर नहीं उठा सकते। हाँ, अलबत्ता उनकी हम्म। कैबिनेट के लोग जो आवाजें निकाल रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, जो बाकी लोग कह रहे हैं, वो दरअसल एक लड़ाई की तरफ इशारा करता है ना, कि ठीक है, आप फिर ये कर रहे हैं तो फिर हम ये करते हैं, फिर हम भी एंटी स्टैब्लिशमेंट हो जाएंगे, फिर हम वही बयानियां देंगे जो नवाज शरीफ का बयानिया था, फिर हम वही कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला, फिर हम वही कहेंगे कि खलाई मखलूक जो है वो नजर नहीं आती और वो ये काम करती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप इनकलाबी होने की कोशिश करेंगे, शहीद होने की कोशिश करेंगे इस सियासी तौर पर, कि देखिए हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन इस मरतबा आवाम की हमदर्दी इन्हें इसलिए नहीं मिलेगी कि लोग जानते हैं कि उन्होंने इन्हें वोट नहीं दिया था। हमदर्दी उसे मिलती है जिसे अवाम ने वोट दिए हो, और वोट हम्म। देने के बाद उसका फेट चेंज कर दिया जाए। लेकिन हम्म। यहां पर चूंकि लोगों ने वोट ही नहीं किया था,
तो इसलिए लोग जो हैं वो नाराज नहीं होंगे अगर कोई भी इस तरह का फैसला होगा। देखिए, मौजूदा जो लड़ाई है ना, दरअसल वो हम्म, वो लड़ाई है सूबों की। वो बिल्कुल। लड़ाई है कि जो इंतजामी यूनिट्स हैं वो होने चाहिए, जो पीएमएल पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं चाहते, और मोहसिन नकवी साहब की पार्टी यही चाहती है। तो मोहसिन नकवी साहब की पार्टी अगर ये चाहती है, और जैसे कुछ खबरें ऐसी आई कि वो जरदारी साहब से भी मिले, उन्हें बताया गया कि भाई रेड लाइन क्रॉस हो रही है, और अगर ये रेड लाइन क्रॉस होती है तो फिर बहुत कुछ होगा, नैब की फाइल्स भी खुल जाती हैं, आपने देखा पाकिस्तान में हर चीज पॉसिबल है। तो नए सूबे बनने, वो तो बनने हैं भाई, जिन्होंने बनवाने हैं उन्होंने कह दिया अब बनेंगे, अब आप जो मर्जी कर लें, इस पे आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो फिर क्या होगा, ये मजलूम में या शहादत का खिताब तो नहीं अब मिलेगा ना, शहीद, सियासी शहीद होने का खिताब। देखें, पीपल्स पार्टी जो है वो अगर नए सूबे बनाने और पीएमएल नए सूबे बनाने के लिए गो अहेड दे देते हैं, तो ये भी उनकी तरफ से खुदकुशी है। अब हम्म, उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने शहीद होना है या खुदकुशी करनी है। तो सही। मेरा ख्याल है कि वो खुदकुशी नहीं करना चाहेंगे, वो शहीद होने को तरजीह देंगे। अगर इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो वो शहादत को तरजीह देंगे। थप्पड़ है और इतना। देखें, फिर क्या करें? यानी आप, हाँ, घोड़ा घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? अगर आप कह सही। देते हैं कि ठीक है सूबे बना दो, कराची दे दो, अब आपने कराची ही दे दिया वफाक के हम्म, मातहत अपने हाथ हम्म, से, और कई ऐसे शहर जहां, कई ऐसी जगह जहां पर आपका इख्तियार नहीं है वो भी आपने दे दिया है। यानी हैदराबाद और अर्बन अर्बन सिंध जो है, वहां पर तो हम्म, पीपल्स पार्टी का वो उस तरह से मामला नहीं है। तो फिर अगर आपके वो के हाथ में ही ना रहा, तो क्या आप सिर्फ रूरल सिंध की जमात रह जाएंगे? तो ये अपने हम्म, हाथ पांव काट के देने से बेहतर है, उन्हें लगेगा कि नहीं फिर हम लड़ेंगे, फिर हम लड़ते हैं और अच्छा। अच्छे वक्त का इंतजार करेंगे। फिर हम जो है वो हाँ, इस तरह सरेंडर तो नहीं कर सकते। और ये अगर हम्म, फैसला पीपल्स पार्टी कर लेती है, तो ये फिर हम्म, लड़ाई है सीधी सीधी। और फिर हम्म, लड़ाई में तो आपको पता है कि कभी कोई जीतता है, कभी जो कोई जीतता है, कभी सियासी कुव्वतें जीत जाती हैं, कभी सियासी कुव्वतें हार जाती हैं। पाकिस्तान की तारीख तो यही बताती है। तो हमारे बिल्कुल। यहाँ तारीख तो भरी पड़ी है ना, लड़ाई हुई, कभी ज़ियाउल हक हम्म, साहब की पोजीशन बेहतर है, कभी बेनजीर ज़ियाउल हक को पिछाड़ के आ गई हैं, कभी परवेज मुशर्रफ इक़्तिदार में है और उनका तूती बोलता है, कभी आलमी ताकतों का दबाव आ गया है और फिर एनआरओ हो गया है, फिर बेनजीर और नवाज शरीफ वापस आ गए हैं। तो फिर ये हम्म, लड़ाई तो आप अपने बलबूते पर लड़ते हैं। और अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए वही मकाम शायद आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है कि जिसमें उनको या सरेंडर करना है या लड़ाई करनी है। मुझे पीपल्स पार्टी की हद तक तो लगता है कि शायद वो लड़ाई को तरजीह देंगे। आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी शायद लड़ाई, लेकिन ये जो दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ एकदम से गुत्थम गुत्था हो गई, सियासी बयानबाजी शुरू हो गई, मुझे तो लगता है वो जो दो गैंग होते हैं पहले मिल के इकट्ठे ऑपरेट करते हैं, फिर कुछ दंगा फसाद होता है तो फिर भरे बाजार में, चौक में एक दूसरे को उल्टा लटकाने की बातें करते हैं। तो अभी वो वही सीन हम देख रहे हैं। सईद गनी साहब आज बोल रहे, वो कह रहे हैं आरटीएस सिस्टम बैठ गया, आपको जितवाया गया 2008 में भी, आपको जिस तरह जितवाया गया वो सबके सामने है सारी बातें। और इधर से नून लीग वाले इन पे कह रहे हैं कि जी आपने मुल्क तोड़ के आपके फिर नाना वजीर आजम बने थे उस वक्त। तो ये सारी चीजें आपको लग रही है ये नूरा कुश्ती तो नहीं हो रही दोनों सियासी जमातों की, या सूबों से तवज्जो उठाने की कोशिश है? देखिए, एक तो इसकी वजह आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है। जब भी इलेक्शन आता है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान यही होता है, पहली मर्तबा नहीं हो रहा। अब पीडीएम की हुकूमत थी, इकट्ठे बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ के वजीर खारजा थे बिलावल भुट्टो साहब। बिलावल भुट्टो कहते थे कि आप नून लीग से ज़्यादा हमारे वजीर आजम हैं। इतनी प्यार मोहब्बत के बाद जब 2024 के इलेक्शन में उतरे, तो यही रबो लहजा हमने देखा था। बिलावल साहब ने शहबाज शरीफ के बारे में जो जबान इस्तेमाल की, जरदारी साहब ने कहा कि हमने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया लेकिन ये नाअहल निकले, नालायक निकले। इसी तरह हमने देखा कि यहाँ फॉर्म 47 का ताना गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी दिया, लेकिन फिर ठीक हो गए, अगले दिन फिर मीटिंग हो गई। तो ये तो हमें एक आर्जी सी चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आर्जी होने के साथ साथ अब बेईमानी भी हो गई है। क्योंकि देखें, मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू के बाद और डीजीआईएसपीआर की इंडोर्समेंट के बाद अब ये हमें बचकाना बातें लग रहे हैं कि तुमने ये किया और तुमने वो किया। अब हमें लग रहा है कि मसला बड़ा कोई पैदा हो गया है। ये छोटी हाँ। छोटी बातें हैं जो एक दूसरे को, ये सिर्फ मीडिया कंजम्पशन के लिए हैं, ये सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए हैं, ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के लिए है। लड़ाई हम्म, किसी और मौजू पर है, और वो लड़ाई बड़ी है, इससे बड़ी है, जो हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़के दिखाना चाह रहे हैं। ये जो है वो इसे इससे बड़ी बात है। अब आइंदा दिनों में हम देखेंगे कि सूबों के बनाने या तकसीम का मामला जो है वो जोर पकड़ेगा। और जैसे जैसे ठीक वो है। जोर पकड़ेगा, वैसे वैसे पाकिस्तान की सियासत में तनाव बढ़ेगा। और तनाव बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि हमेशा एक हादसे पर जाकर मुंतज होता है।
वो हादसा बिल्कुल। बाज़ औक़ात बिल खैर होता है, और हादसा बाज़ औक़ात बहुत बड़ी तबाही का बायस बनता है। तो अगर ये हादसे से पहले 28वीं तरमीम आ जाती है या इन्हें मना लिया जाता है या कुछ गिव एंड टेक हो जाता है, तो फिर आपको लग रहा है कि नए सूबे बन जाएंगे आसानी से? ये भी जरा भाव ताव की भी गेम हो सकती है, आपको लग रहा है कुछ ऐसा? देखें, सूबों की तकसीम के मामले पर तो ये भाव ताओ इसमें क्या क्या ही ले लेंगे इसके बदले में। अभी तो हम्म। देखें ना, सब कुछ मिल गया, आईनी ओहदे भी पीपल्स पार्टी को मिले हुए हैं। हम्म। गिलगित बल्तिस्तान में मिल गया, कश्मीर के इलेक्शन अभी हो ही जाएंगे, वो तो ज़ाहिर 28वीं तरमीम उसके बाद का मामला है। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी क्या ही उसके बदले में ले लेगी? ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कह सकते हैं कि जी हमें गारंटी दें कि हम हाँ, फिर बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनेंगे अगले। लेकिन वो इस तरह के किसी वादे पर यकीन नहीं करना चाहेंगे। उसकी वजह ये कि कल आपने एक और गुफ्तगू सुनी डीजीआईएसपीआर की। हम्म। डीजीआईएसपीआर ने कहा कि हमें ये जो नवाबजादे हैं, ये जो एलीट है, ये जो हम्म। पाकिस्तान की सियासत में 75 साल से रूल कर रहे हैं, इनसे भी जान छुड़ाना होगी। अब हम्म। ये कौन है? ये वही हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं। तो हम्म। इनसे जान छुड़ाने के वाले कौन होंगे? बिल्कुल। इनसे जान छुड़ाकर मुतबादल के तौर पर आने वाले वंडर बॉयज होंगे, जिसके हम्म। बारे में जो है वो बात कर चुके हैं सोहेल राय साहब। वो बिल्कुल। वंडर बॉयज मोहसिन नकवी या हो सकते हैं। वो वंडर बॉयज ऐसे लोग जो पाकिस्तान की सियासत में उस तरह के सियासी चेहरे नहीं हैं, तो हम्म। वो हो सकते हैं। तो मेरा हम्म। ख्याल है कि अगर वडेरों से, नवाबजादों से और टवानों से और बड़े बड़े जो शरीफों से और जरदारियों से जान छुड़ाने का फैसला कर किया गया है, या इस तरह हम्म। की बात हो रही है, तो फिर तो इसका मतलब है कि जो मुतबादल होगा वो सोहेल राइज के वंडर बॉयज होंगे। वंडर और बॉयज ये, दिखाई दे। हाँ, ये फिर मेरा ख्याल है कि टेंशन वाली बात है पीपल्स पार्टी के लिए। तो इसलिए वो ये किसी भी किस्म की श्योरिटी का, जाहिर है कोई इस पे स्टाम्प पेपर तो होता नहीं है जिसको कोर्ट में आप ले जाएं कल को कि देखें जी सही। आपने हमें कहा था कि सूबे बनवा दो और हम वजीर आजम आपको बना देंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त बिलावल साहब के लिए ये यकीन करना मुश्किल होगा, इस तरह की कोई भी यकीन दहानी न सिर्फ मुश्किल होगा, बल्कि उन्हें पता है कि ये सब करके उन्हीं के हाथ काटे जा रहे हैं। वाकई में ऐसे ही लग रहा है। तो आप इस सारी लड़ाई में कुछ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं देख रहे? वन मैन शो होगा ये वो, जैसे वो मोहसिन नकवी साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। उन्होंने कहा जी ये आप लोग फाइनेंसर यहाँ बैठे हैं, सपोर्टर बैठे हैं जमहूरियत के, और आप लोग जब इनको पैसा भी लगाते हैं इलेक्शन में यही लोग आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी। और देखें, ये जो भी कुछ होगा ना, वो अब दूसरे मरहले में होगा। हम्म। पहला तरतीब आप देखिए, रेफरेंडम होगा। सही। रेफरेंडम करें कि जी क्या आवाम सूबे चाहते हैं या नहीं। रेफरेंडम का नतीजा निकलेगा कि आवाम सूबे चाहते हैं। जब बिल्कुल। रेफरेंडम हो जाएगा तो इस हुकूमत पे, अगर ये हुकूमत चलती रहती है, तो अगर ये कोई बड़े हादसे का शिकार नहीं होती, तो फिर ठीक। अवामी रेफरेंडम के मुताबिक इनको सूबे बनाने पड़ेंगे। अगर वो बिल्कुल। सूबे बन जाते हैं तो कंट्रोल इन जमातों के हाथ से चला जाएगा, कम हो जाएगा। हम्म। आप देखें ना, हम्म। फर्ज कीजिए पंजाब के 2 सूबे हो जाते हैं या 3 हम्म। हो जाते हैं, तो मरियम हम्म। नवाज 3 सूबों की चीफ मिनिस्टर तो नहीं होंगी ना, वो एक ही बिल्कुल। सूबे की चीफ मिनिस्टर होंगी। बाकी हम्म। 2 सूबे जो होंगे, उसके लिए फिर आपको री इलेक्शन करना पड़ेगा, नया मैंडेट लेना पड़ेगा। जब आप नया हम्म। मैंडेट लेंगे तो फिर वो कोई और होगा, तो कंट्रोल इन पार्टीज के हाथ से चला जाएगा। जब इन पार्टीज के हाथ से कंट्रोल चला जाएगा, तो फिर अगली बात वो है जो आप कह रही हैं कि फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें जो है वो 10 साल का एक फॉर्मूला पेश किया जा सके। एन मुमकिन है कि फिर ये उसके बाद हो। लेकिन अभी हमें लग रहा है कि दो ही ऑप्शंस हैं, या तो अच्छे बच्चों की तरह इस ऑप्शन को कबूल कर लें जो उन्हें दी जा रही है, या फिर वो लड़ाई लड़ें और जिसके बाजू में जितना दम है वो फिर दिखा दें मैदान तो अमल में। आजकल नारे भी हम सुन रहे हैं ना, जोर कितना बाजुए वो है, दम है। ये आजकल नारे हम सुन रहे हैं। सब ये मैंने खुरम दस्तगीर साहब का एक ट्वीट मेरे सामने आया, उसमें वो कह रहे हैं कि एजेके की मिसाल दी उन्होंने। उनका 45 लाख की आबादी है और मेरे तकरीबन गुजरांवाला से, मेरा तो सूबा जो मेरा जिला है गुजरांवाला, वो उससे भी ज्यादा बड़ा है, और एक तर्ज हुक्मरानी है एजेके में, लेकिन फिर भी मसाइल हैं। और वो निशानदेही करें तो बेशक आप अलग सूबे बना लें, तो फिर कैसे आप तब्दीली ला सकते हैं? तो मुझे लग रहा है नून लीग तो रेजिस्ट करेगी। और आज पीपल्स पार्टी सईद गनी साहब ये फरमा रहे हैं कि जी 2/3 अक्सरियत चाहिए चाहिए होती है मुतल्लिका सूबे की, तो फिर आप ये शौक पूरा करके देख लें। तो कुछ लड़ाई तो बढ़ती जा रही है। अब आप ये देखिए कुछ मेरी तो भी यही रीडिंग है। मैं भी आपसे इतफाक करता हूँ, मुझे लगता है कि पीएमएल और पीपल्स पार्टी दोनों रेजिस्ट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। नतीजे में चलें, रेजिस्टेंस के साथ अब हम आगे चलते हैं। इस रेजिस्टेंस के नतीजे में कुछ रिलैक्सेशन बढ़ेगी खान साहब के लिए, क्योंकि वो उन्होंने तो पहले कहा था जी सदरन पंजाबी सूबा बन जाए। शायद मुझे लगता है कि आप भी, आपका एनालिसिस भी मैं चाहूंगी इस हवाले से कि कोई रिलैक्सेशन आप देख रहे हैं खान साहब के लिए इस सारे सिनेरियो में?
देखिए, खान साहब का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले में ज़रा ज़्यादा रेलेवेंट हो जाएगी। और जाहिर है पीटीआई इमरान खान के सिवा तो कुछ नहीं है। तो इमरान खान को देखिए, मैंने अभी शुरू में कहा कि 8 फरवरी 2024 को लोगों ने एक फैसला दिया था। लोगों ने कहा कि हम नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुस्तरद करते हैं, बड़ी सियासी जमातों को, एमक्यूएम को भी मुस्तरद कर दिया उन्होंने। एमक्यूएम की एक भी फॉर्म 45 पर एक भी सीट नहीं है, और बाकी जितनी सीटें सारी उनकी फॉर्म 47 पर हैं। तो लोगों ने तो अपना फैसला सुनाया। अब ये जो आज गड़बड़ है, अनस्टेबिलिटी है, आज जो एक मुल्क बहरान का शिकार है, वो इस वजह से है कि लोगों का फैसला नहीं माना गया। मेरे ख्याल में ना वंडर बॉयज की हुकूमत चल सकती है, मेरे ख्याल में ना परफॉर्म कर सकती है कौमी हुकूमत। मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस का, गुड गवर्नेंस का एक ही तरीका है, और वो ये है कि आवाम को मौका दिया जाए कि वो अपना फैसला दें। वो जिसको भी मुंतखब करें, वो चाहे किसी वंडर बॉय को मुंतखब करें, आए ना वंडर बॉयज भी आ जाए मैदान में। बिल्कुल। लोग अगर वंडर बॉय को मुंतखब कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं जी, ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना तहरीक इंसाफ, हम किसी नए को आजमाएंगे। लोग जिसका फैसला कर लें उसको हुकूमत दे दें। इमरान खान का फैसला कर लें, इमरान खान को हुकूमत दे दें। जिसका लोग फैसला करें उसको हुकूमत दें। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि ये जो इस वक्त एक कियोस है, ये खत्म हो जाएगा। लोगों को पता होगा कि हमारी जिद पूरी हो गई है। हमें हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई है, हमारी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया गया इस मर्तबा। हमें जो ख्वाहिश की वो मिली है, और अब जो हुकूमत फैसले करेगी हम उसके साथ खड़े हैं। फिर वो हुकूमत का इम्तहान है, जिसकी भी होगी। अगर इमरान खान की फर्ज करें, फिर इमरान खान का इम्तहान है कि उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको गवर्नेंस देनी पड़ेगी। और वो पूरी मेहनत के साथ अगर अपनी माजी की गलतियों को से सीखते हुए एक अच्छी हुकूमत बनाते हैं जिससे गवर्नेंस होती है, तो निज़ाम आगे चल पड़ेगा, मुल्क आगे चल पड़ेगा। लेकिन अभी तो जिन मसाइल में हम उलझे हुए हैं, इसमें ये वाली बात जो मैं कर रहा हूं, ये हमें अभी दूर की बात लगती है। ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो अभी शायद कहाँ पे इसका तो माहौल ही नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसके बगैर चारा भी नहीं है। सारा ऐसा आपको नहीं नजर हम क्या हार्ट स्टेट हैं रहे? हमने तो देखा 9 मई हुआ, उसके बाद जो कुछ हुआ यहाँ पे, और एजेके की सूरत हाल आप देख लें, 26 नवंबर देख लें, हम हार्ट स्टेट रहे इस तमाम तर अरसे में? या डीजीआईएस पे ऐसा फरमा रहे हैं, वो तो और ही फार्मूला दे रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ की बात होती है, कानून आइन सबके लिए एक जैसा होता है। तो हार्ट स्टेट था पाकिस्तान, रहा इन 3 सालों में क्या? देखें, एक बात तो यह है कि डीजीएसपीआर को कल हार्ड सेट की डेफिनेशन देनी पड़ी। इसलिए हम्म। देनी पड़ी कि इससे पहले लोगों के जहनों में जो हार्ड सेट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया। यानी अभी तक हार्ड सेट का ये कॉन्सेप्ट निकला कि जी, रियासत किसी को आवाज नहीं निकालने देगी, जो हम्म। बोलेगा गोली खाएगा, मार दिए जाएंगे, गिरा दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट निकला था हार्ड सेट का, कि बस आवाज ना निकले। चाइना हम्म। में कोई एहतजाज नहीं होता, देखो सऊदी अरब में कोई बादशाह के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकता। भाई वहां लोगों के ये मसाइल भी नहीं है, वहां पर हम्म। लोगों को इंसाफ मिलता है, रूल ऑफ लॉ है, हेल्थ की फैसिलिटीज मिलती हैं, वहां की हुकूमत उन्हें फैसिलिटेट करती है। इससे वहां लोगों के ये प्रॉब्लम्स नहीं है। हमारे यहाँ चूंकि एहसास महरूमी ज्यादा है, हमारे यहाँ चूंकि लोगों के हुकूक सल्ब कर लिए जाते हैं, तो लोग आवाज निकालते हैं। जब आवाज निकालेंगे तो आप कहेंगे नहीं, हुकूक तो तुम्हें चाइना जैसे नहीं मिल सकते, लेकिन हमारी जो हार्ट सेट है वो चाइना जैसी होगी। लेकिन अब जो कल डेफिनेशन डीजीएसपीआर ने दी है, उन्होंने कहा कि हार्ट सेट का मतलब तो ये है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। भाई ये वाली हार्ट सेट पे तो किसी को एतराज ही नहीं हो सकता। लोग तो कह ही ये रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लोग तो कह रहे हैं अदालतों को आजाद होना चाहिए। लेकिन क्या अदालतें आजाद हैं? क्या हमारा जुडिशरी का सिस्टम जो है वो काम कर रहा है? क्या बिल्कुल। हमारा आइन और कानून जो है वो पार्लियामेंट में दिखाई देता है? कैसे आईनी तरामीम हुई हैं, कैसे लोगों को उठा उठा के आईनी तरामीम की गई हैं, कैसे लोगों के बच्चे गायब करके शोहर और बीवियां उठा के आईनी तरामीम कराई गई हैं। ये रूल ऑफ लॉ होता है, ये हार्ड स्टेट होती है। तो अगर हार्ड स्टेट का वो कॉन्सेप्ट जो डीजीआईएसपीआर कल दे रहे थे, अगर उस कॉन्सेप्ट के साथ रियासत को चलाना है, तो इसमें तो किसी रेडीबान को भी इतराज नहीं हो सकता, और किसी इंजीनियर और डॉक्टर को भी इतराज नहीं हो सकता। ये तो हर शख्स की मंशा के ऐन मुताबिक है। लोग तो मांग ही ये रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ करो भाई, आइन और कानून की पासदारी करो। तो बराबर ये मिलना वाली चाहिए। डेफिनेशन जो है, ये तो सबको काबिल कबूल है। पहले दे देते तो मेरे ख्याल से सबके लिए ज्यादा काबिल कबूल होता। मुश्तरका कोई तहरीक है, आप देख रहे हैं सिनेरियो ऐसा इस हुकूमत के खिलाफ? जेयूआईएफ के कुछ राब्ते हो रहे हैं पीटीआई के साथ, और फिर आप सिंधी कौम परस्तों को भी मिला लें साथ में, कुछ ग्रैंड अलायंस बनता देख रहे हैं? देखें, जब हवा बदलेगी, माहौल बदलेगा, तो ग्रैंड अलायंस भी बन जाएगा, सारा कुछ बन जाएगा। और जब तक वो नहीं होता, हम्म। तब तक मुझे मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई एक पेज पर आते हुए दिखाई नहीं देते।
जब तक कि मौलाना फजल रहमान साहब को इस बात का यकीन नहीं हो जाएगा कि अब ये इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, आसमानों पर फैसला हो गया है। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद कहा था, उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा ने हमें बिठाया और बिठा के कहा कि तहरीक अदम एतमाद लानी है। उससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब इस्लामाबाद में आकर एक तहरीक भी चला चुके थे, इस्लामाबाद में आकर एक धरना भी दे चुके थे। इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब बहुत कुछ कर चुके थे, महंगाई मार्च भी निकाले जा रहे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। महंगाई मार्च निकालने से या लॉन्ग मार्च करने से या कुछ कोई है। छोटा मोटा धरना दे देने से कुछ नहीं होता। हम्म। इमरान खान के धरने से भी कुछ नहीं हुआ था 2014 में। रहमान जानते हैं कि फिर जनरल बाजवा सबको एक पेज पर बिठाते हैं और एक जगह पर बिठा के कहते हैं कि चलो जी, ये अब ये करना है। और मौलाना फजल रहमान अच्छे तरीके से बच्चों की तरह मान भी जाते हैं। जिस शख्सियत का नाम मौलाना फजल रहमान है, वो शख्सियत उस दिन तक इन जमातों के साथ नहीं बैठेगी या हुकूमत को गिराने के लिए सड़कों पर नहीं निकलेगी, जब तक कि उन्हें यकीन नहीं हो जाएगा कि हवा बदल चुकी है, माहौल तब्दील हो गया है। फिर मौलाना मैदान में आएंगे। मेरी एक नजर से खबर गुजरी, सिंध के नौजवान पिछले कुछ 8 दिन से हैदराबाद में सिंध के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि किस तरह से बेजाब्तगियां हैं और किस तरह से सियासी असर रसूख की बिना पर किस तरह के लोग आके यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि वहां से कोई तहरीक चल सकती है या हमारे भी जनजीज उठ सकते हैं, किसी तहरीक को आगे लेकर चल सकते हैं इस खत्ते में? पूरे साउथ एशिया में आपने देखा जिस तरह की ये तहरीकें चली हैं। जी बिल्कुल, देखें, मोहसिन नकवी साहब ने तो इशारा दे ही दिया है कि अगर आप लोग नहीं मानेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में बैठ के कमरे में बैठ के फैसला नहीं करेंगे, तो फिर ये कॉकरोच निकल आएंगे। तो ये हम्म। धमकी भी थी, तंबीह भी थी, इशारा भी था सही। और सिग्नलिंग भी थी, सब कुछ था ये, जिसमें हम्म। वो कह रहे थे कि भाई या तो कमरे में बैठ जाओ, कमरे में हम्म। बैठ के फैसला कर लो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने का। नहीं मानोगे फिर ये कॉकरोच निकल आएंगे। तो सही। कॉकरोचों को क्या चाहिए? उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ साफ रास्ता चाहिए। यानी अगर हम्म। कॉकरोच निकल रहे हैं और आपने रास्ते में उनको, वो उनके ऊपर कोई स्प्रे नहीं मारा, तो सही। वो फिर कॉकरोच चले जाएंगे अपनी मंजिल पर जहां पर उनको जाना है। हम्म। तो इन्होंने तो यही करना ना, मोहसिन नकवी साहब ने, कि बस स्प्रे नहीं मारना कॉकरोचों बस। के ऊपर, बस कॉकरोचों को जाने देना है, बाकी काम कॉकरोच अपना खुद कर बाकी लेंगे। काम वो खुद करेंगे। अच्छा, मेरी नजर से आपका एक ट्वीट गुजरा, नदीम अफजल चंद साहब, सुथरा पंजाब और सीवरेज के ठेकेदार से लैंड क्रूजर किसने ली? प्लीज हकाइक बयान करें। अब राना सनाउल्लाह की तरह ये ना कहिएगा कि हमारा और नून लीग का आपस का मसला है। ये क्या खबर थी? ये क्या था? कुछ रोशनी डालें इस पर। देखें, ये तो देखें ना, जब इलेक्शन शुरू होते हैं तो एक दूसरे पर करप्शन के इल्जाम लगने लग जाते हैं। अब जो राणा सनाउल्लाह साहब है, उन्होंने 2,500-3,000 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया। बिल्कुल। लेकिन जब हमने पूछा उनसे, तो उन्होंने उसकी तफसीलात बताने से इनकार कर दिया और कहा कि आप पूछने वाले ही कौन होते हैं, आप पूछ हम्म। ही क्यों रहे हैं मुझसे। बल्कि बिल्कुल। नाराज हो गए उल्टा मीडिया से, कहा कि मीडिया मजे लेता है। भाई, बात आपने की है, पैसे अवाम के हैं 2,500-3,000 अरब, आप मनी लॉन्ड्रिंग की आप बात करें, या तो आपके ऊपर पीका लगना चाहिए, आप झूठ बोल रहे हैं, या अगर आप सच बोल रहे हैं तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, केसेस बनने चाहिए। यही बात नदीम अफजल चंद साहब ने की। उन्होंने भी एक करप्शन की तरफ इशारा की कि ठेका लेने के लिए लैंड क्रूजरें यहां पर जो है वो रिश्वत में दी जाती हैं। तो मेरा सवाल उनसे भी यही था कि भाई चंद साहब, आपने भी क्या सिर्फ स्कोर सेटल करने के लिए एक इल्जाम लगा दिया या आप कोई सबूत भी देंगे? आप देखें हम्म। ना, सहाफी कोई बात करता है तो आप उसको पीका में बुला लेते हैं, आप कहते हम्म। हैं आओ तुमने ये इल्जाम लगाया, सबूत दो, वरना उठा सही। के अंदर डाल देंगे। एक एक ठीक। ट्वीट पे 17-17 साल की सजाएं हुई है ना यहाँ पे। बिल्कुल हुई तो है। जब आप खुद इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर सबूत देना। जब आप सहाफियों पे पीका लगाते हैं और कहते हैं कि जी सबूत दें, तो जब आप हम्म। कह रहे हैं तो आप भी सबूत दें। तो सही। अगर आपने सिर्फ इशारतन कहना है, जैसे आप नहीं देखते हैं कि आम लड़ाई में हम कहते हैं अच्छा तुमने नहीं कि फिर मैं बताऊंगा कि तुमने वो फलां चीज क्या की थी, ये होती है धमकी, डराना। हम्म। तो हम्म। यहां पर कौम के पैसे पर करप्शन हो रही है और यहां पर सिर्फ धमकियों से और पॉलिटिकल सही। पॉइंट स्कोरिंग के लिए धमकियां दी जा रही हैं। तो हम्म। अगर आपका आपका डेटा आपके पास मौजूद है और आपके फैक्ट ठीक हैं, तो फिर हम्म। खाली धमकियां ना लगाएं अपने सियासी फायदे के लिए। फिर हम्म। बेनकाब करें इन करप्ट लोगों को जिनके बारे में आप कहते हैं ये करप्शन ले रहे हैं या 2,500-3,000 रुपए इन्होंने बाहर भेज दिया है। तो ये सही। मेरा मकसद था कहने का। और मेरा ख्याल है कि इसकी बाकी पूरी डिटेल जो है वो तो चंद सा बता सकते हैं। वो बता सकते हो, बेहतर चलें। अच्छी बात है कि बेहतर बताएं आप। ये सारे सिनेरियो में जरदारी साहब खामोश हैं, और जब वो खामोश हैं और सियासत की पीएचडी उन्होंने कर रखी है मौलाना की तरह, तो आप क्या समझते हैं जरदारी साहब क्या सोच रहे हैं? या वो कोई नए कार्ड्स ऐसे खेलेंगे कि नून लीग तनहा मैदान में रह जाएगी और जरदारी साहब एक बड़े सपोर्टर बन के सारे सिस्टम के निकल आएंगे? कुछ ऐसा लग रहा है आपको ऐसा होगा नहीं, या मेरा मदद मेरा होने? ख्याल है कि मेरा ख्याल है कि जाएंगे तो दोनों जाएंगे, अच्छा। सरवाइव करेंगे तो दोनों करेंगे। इस वक्त जरदारी साहब और शरीफ खानदान ये एक पेज पर आ गया है। अच्छा। दोनों का मसला एक है, दोनों के लिए धमकी एक है,
दोनों के लिए वार्निंग सेम है। तो मेरा हम्म, ये ख्याल है कि अब दोनों को मिल बैठकर कोई वो हल निकालेंगे, फैसला हम्म, करेंगे कि हाँ बताओ क्या करना है। तो मेरा ठीक। ख्याल है कि जरदारी साहब इस वक्त तो ज़ाहिर है खामोश इसलिए भी हैं कि उनके पास कोई हल है नहीं फौरी तौर पर, क्योंकि अभी ये ताज़ा ताज़ा हमला हुआ है ना। अब वो हम्म, बैठेंगे मोहसिन नकवी के बारे में के हवाले से वो स्टेटमेंट हाँ, उनको उसको एनालाइज करेंगे, वो अपनी पार्टी से मशवरा करेंगे, अपनी एक चाल बनाएंगे। उसके ठीक, बाद वो अभी आज हमने देखा तो है वैसे कि पहला रिएक्शन तो आ गया ना, सईद गनी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल, कर दी, उधर राना बिल्कुल। सनाउल्लाह साहब ने कर दिया। तो पहला रिएक्शन तो इनकी तरफ से आ गया है। लेकिन हम्म। एक आध दिन में आप देखिएगा उधर से भी सूबों का मुतालबा जोर पकड़ेगा और इधर से भी रिएक्शन जो है वो सख्त आना शुरू हो जाएगा। फिर पता चलेगा 2-4 दिन में होता क्या है। देखते हैं दमादम मस्त कलंदर होगा या कुछ और ही सीन बनेगा। आखिरी बात करेंगे, सारे सीन में मरियम बीबी भी खामोश हैं। जब से 12 अरब का जहाज लिया बड़ी तनकीद हुई मीडिया पे, उसके बाद कुछ बीमारी उनकी आ गई बीच में, लेकिन कुछ खामोश हमें अब दिखाई देती हैं, कुछ उदास भी दिखाई देती हैं। कुछ आप रोशनी डालेंगे इस पे क्या? लेकिन न सिर्फ मरीम नवाज खामोश हैं, बल्कि कल से मरीम औरंगजेब भी खामोश हैं, अजमा बुखारी भी खामोश हैं। ये सारे इसलिए खामोश हैं क्योंकि परसों सुबह एक पासिंग आउट परेड में खिताब करते हुए मरीम नवाज साहबा कह रही थी कि देखो मेरी हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं उसको सराहा सराहा जा रहा, बल्कि दुनिया भर में तारीफ की जा रही है कि देखो 2.5 साल में मरियम ने कमाल कर दिखाया। ये परसों की बात है। और शाम को, ये परसों सुबह की बात है, और शाम को मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि भाई ये लैपटॉप और टैबलेट बांधने से कुछ नहीं होता, ये 18 घंटे काम करने से कुछ नहीं होता। तो अब ये मोहसिन नकवी साहब की जो गुफ्तगू थी, तकरीर थी, ये कोई हादसाती नहीं थी। ये इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इसके लिए कि ये ऑन एयर जाए, इसको टाइम मिले, इसको एयर स्पेस मिले टेलीविजन के ऊपर, इसके लिए डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन के लिए मुलतवी कर दी। ये इतनी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी जो मोहसिन नकवी साहब ने की है। ये कल डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये परसों होनी थी, लेकिन मोहसिन नकवी के लिए जगह खाली छोड़ी गई। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात थी। तो अब आपके ख्याल में जो बात मुझे और आपको समझ आ रही है, मरियम नवाज को समझ नहीं आ रही होगी। मरियम नवाज को हमसे भी ज्यादा समझ आ रही है कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए हाँ, वो इस पर सोचो विचार करने के लिए उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार की है, बंद कमरे में बैठ के सोच रहे हैं कि ये हमारे साथ हाँ। क्या हो रहा है। इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो जो चंद साहब ने कहा था ना, गल वध गई है मुख्तार है, अब मुझे हाँ लगता है हाँ। वाकई बात बहुत बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा मजा आया आपके साथ इस गुफ्तगू में, और टाइम का पता भी नहीं हमें चला। देखते हैं, हमारी नजर रहेगी इस सारे मामले पे कि बाकी ये सिस्टम चलेगा नहीं चलेगा और कंपनी कैसे तब्दील होगी, ये हम सबके सामने है। और बहुत सारी ऐसी मजीद अभी तब्दीलियां आप देखेंगे कि बाकी अकल हमारी दंग रह जाएगी। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह कल फिर किसी नए सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आसमा चौधरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।